हमारे गांव की पंचायत हो या फिर शहर का नगर निगम, हम अक्सर इनके काम को बस रोजमर्रा की चीज मानकर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ये हमेशा से यही थे। पर क्या कभी सोचा है कि ये सिस्टम, ये पूरा ढांचा बना कैसे? ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। इसके पीछे मुझे लगता है आजाद भारत की सबसे बड़ी बहसों में से एक छिपी है। कि सत्ता असल में किसके हाथ में होनी चाहिए। एग्जैक्टली आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। ये कहानी है भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बनने की। और हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि इसकी एक नहीं बल्कि दो समानांतर कहानियां हैं। अच्छा। हाँ, एक कहानी आजादी के बाद गांव में लोकतंत्र की जड़ें जमाने की है और दूसरी उससे कहीं ज्यादा पुरानी, जो अंग्रेजों के बसाए शहरों से शुरू होती है। तो चलिए आज इस पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि जमीनी स्तर पर सत्ता को लोगों तक पहुंचाने का ये सफर, ये कैसा रहा। तो कहानी शुरू होती है आजादी के ठीक बाद। देश में एक नया जोश था, खासकर ग्रामीण भारत को बदलने का। इसी को लेकर कुछ बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया और फिर अगले ही साल राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना। नाम तो काफी भारी भरकम है। हाँ, नाम तो है, पर इनका मकसद क्या था? देखिए, मकसद नेक था। सोच ये थी कि सरकार योजनाएं बनाएगी, अधिकारी उन्हें लागू करेंगे और गांवों का विकास हो जाएगा, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। यानी ऊपर से नीचे की ओर विकास। बिल्कुल। लेकिन कुछ ही सालों में ये साफ होने लगा कि ये मॉडल ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्या गड़बड़ थी? सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठे लोग ये तय नहीं कर सकते कि किसी दूर दराज के गांव को स्कूल की ज्यादा जरूरत है या सड़क की। सही बात है। और सबसे बड़ी कमी ये थी कि जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बन रही थीं, उनकी इसमें कोई भागीदारी नहीं थी, कोई पूछ ही नहीं रहा था उनसे। तो एक तरह से ये योजनाएं लोगों पर लागू हो रही थी, लोगों के द्वारा नहीं। बिल्कुल। और इसी कमी को दूर करने के लिए एक नए आइडिया की जरूरत पड़ी। सरकार को ये एहसास हुआ कि जब तक गांव के लोग खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। और इसी जरूरत की वजह से एक समिति बनी। जी। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उनसे कहा गया कि आप जांच कीजिए कि ये कार्यक्रम क्यों फेल हो रहे हैं और इन्हें बेहतर बनाने का रास्ता सुझाइए। और इस समिति ने जो रास्ता सुझाया, उसने तो भारत में स्थानीय शासन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उनका बड़ा आइडिया क्या था? उनका आइडिया उस वक्त के लिए तो वो क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि ये टॉप डाउन वाला तरीका छोड़िए, असली ताकत लोगों के हाथ में दीजिए। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, आसान भाषा में कहें तो सत्ता को दिल्ली और लखनऊ से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचाना। और इसके लिए उन्होंने क्या मॉडल दिया? इसके लिए उन्होंने एक त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल का ढांचा सुझाया। 3 लेवल्स? जी। सबसे नीचे गांव के लिए ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिले के लिए जिला परिषद। ये सुनने में बहुत तार्किक लगता है, मतलब स्थानीय फैसले स्थानीय लोग ही लें। इस आइडिया को उस वक्त कैसा रिस्पांस मिला? अरे, इसे तो हाथों हाथ लिया गया। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे तुरंत मंजूरी दे दी। अच्छा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 2 अक्टूबर 1959। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। नागौर राजस्थान में? जी। ये सिर्फ एक योजना की शुरुआत नहीं थी, ये भारत के लोकतंत्र को और गहरा करने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इसके कुछ ही दिन बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपना लिया और देखते ही देखते 60 के दशक के मध्य तक ज्यादातर राज्यों में पंचायती राज लागू हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी और उम्मीदों से भरी शुरुआत थी। लेकिन जैसा अक्सर बड़े आइडियाज के साथ होता है, क्या कागज पर जो सपना देखा गया था वो जमीन पर भी उतना ही कामयाब हुआ? यहीं पर कहानी में असल मोड़ आता है। शुरुआती जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। ऐसा क्यों? राज्यों ने पंचायतों को नाम के लिए तो बना दिया, लेकिन उन्हें न तो पैसा दिया न ही असली शक्तियां। कई जगहों पर तो सालों साल चुनाव ही नहीं होते थे। पंचायतें एक तरह से मतलब राज्य सरकारों के रहमो करम पर निर्भर हो गईं। तो जो क्रांतिकारी विचार था वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। बिल्कुल। मतलब 20 साल बीतते बीते ये महसूस होने लगा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, और शायद इसी वजह से एक नई बहस शुरू हुई। हाँ, और ये बहस तब और तेज हुई जब 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई। एक और समिति? जी। उनसे कहा गया कि आप पंचायती राज की इस मुरझाती हुई व्यवस्था को
फिर से जिंदा करने का तरीका बताइए। तो 20 साल बाद एक नई सरकार, एक नई समिति। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव था या उन्हें लगा कि बलवंत राय मेहता का वो 3 स्तरीय मॉडल ही गलत था? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये सोच का भी फर्क था। अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दी और एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये 3 स्तरीय ढांचा ठीक नहीं है। इसकी जगह द्विस्तरीय यानी 2 लेवल का सिस्टम होना चाहिए। 3 से सीधा 2? हाँ, सबसे ऊपर जिला परिषद और उसके नीचे कई गांवों को मिलाकर एक मंडल पंचायत। एक मिनट, मंडल पंचायत मतलब उन्होंने ग्राम पंचायत को हटाने की ही बात कर दी? जी, उन्होंने ग्राम पंचायत को हटाने की बात की। ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसके पीछे उनकी क्या सोच थी, ऐसा क्यों? उनकी सोच ज्यादा प्रैक्टिकल थी। उनका मानना था कि एक एक गांव की छोटी छोटी पंचायतें आर्थिक रूप से कभी मजबूत नहीं हो सकती। संसाधन नहीं होते? बिल्कुल, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो विकास का कोई बड़ा काम कर सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि 15-20 हजार की आबादी पर एक मंडल पंचायत बनाई जाए जो ज्यादा सक्षम हो। तो ये तो बहस प्रतिनिधित्व बनाम क्षमता की हो गई। सही पकड़ा। बलवंत राय मेहता का मॉडल हर गांव को प्रतिनिधित्व दे रहा था, जबकि अशोक मेहता का मॉडल काम करने की क्षमता और कुशलता पर जोर दे रहा था। तो ये तो पूरी तरह से एक अलग सोच थी। और इसके बाद तो जैसे मॉडल्स की बाढ़ सी आ गई। मैंने पढ़ा है कि किसी ने 4 स्तरीय मॉडल का भी सुझाव दिया था। हाँ बिल्कुल, 1985 में जीवीके राव समिति आई। उन्होंने कहा 2 या 3 नहीं, 4 स्तर होने चाहिए, गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। जी। लगता है उस दौर में हर कोई इस पहेली को सुलझाने में लगा था कि स्थानीय शासन का सबसे सही नक्शा क्या हो सकता है। सब लक्ष्य पर तो सहमत थे, लेकिन रास्ते को लेकर सबके अपने अपने विचार थे। इस पूरी बहस में इतने सारे मॉडल्स के बीच क्या कोई एक ऐसा आइडिया सामने आया जिसने इस पूरी बहस की दिशा ही बदल दी? एक टर्निंग पॉइंट? हाँ, और वो आइडिया 1986 में LM सिंघवी समिति की तरफ से आया। उन्होंने ये मॉडल मतलब 2, 3 या 4 स्तर, इस बहस से हटकर एक बुनियादी सवाल उठाया। क्या सवाल था? उन्होंने कहा कि असली समस्या ये नहीं है कि कितने स्तर हैं। असली समस्या ये है कि पंचायतों के पास कोई ताकत ही नहीं है। अच्छा। राज्य सरकारें जब चाहें इन्हें बना देती हैं, जब चाहें पैसा रोक देती हैं, जब चाहें भंग कर देती हैं। सिंघवी समिति ने पहली बार जोर देकर कहा कि अगर पंचायतों को सच में मजबूत बनाना है तो उन्हें संवैधानिक दर्जा देना होगा। संवैधानिक दर्जा? इसका ठीक मतलब क्या है? मतलब इससे क्या फर्क पड़ता? बहुत बड़ा फर्क। संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब था कि पंचायतों का अस्तित्व राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में कराना संवैधानिक मजबूरी है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही पंचायतों के चुनाव भी नियमित रूप से कराने होंगे। उन्हें क्या शक्तियां मिलेंगी और उनके पास पैसा कहां से आएगा, इसका भी जिक्र संविधान में होगा। अच्छा, तो ये तो पूरा गेम चेंजर आइडिया था। बिल्कुल। संक्षेप में ये पंचायतों को कमजोर और निर्भर संस्थाओं से बदलकर शासन की स्वायत्त और शक्तिशाली इकाइयों में बदलने की गारंटी थी। यानी इसे एक सरकारी योजना के दर्जे से उठाकर संविधान की ताकत देना। कमाल की बात यह है कि ये सारी बहस, ये सारे मॉडल, ये सब कुछ ग्रामीण भारत के लिए हो रहा था। लेकिन शहरों की कहानी तो बिल्कुल अलग ही चल रही थी। हाँ, और वो कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत में पहला नगर निगम 1687-88 में मद्रास में स्थापित किया गया था। 1687? जी, 1687-88 ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में। इसके काफी बाद 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी नगर निगम बने। ये तो कमाल का विरोधाभास है। मतलब जब देश में मुगलों का राज था, एक तरफ हम आजादी के दशकों बाद तक गांव में लोकतंत्र की जड़ें जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी तरफ शहरों में एक ऐसा ढांचा लगभग 300 साल से चल रहा था जिसे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। तो उनका मकसद लोकतंत्र नहीं था? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने इन नगर निगमों की स्थापना लोकतंत्र के लिए नहीं की थी। उन्होंने अपने बड़े व्यापारिक और प्रशासनिक शहरों जैसे मद्रास, बम्बई, कलकत्ता को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए ये ढांचे बनाए थे ताकि उनका व्यापार और प्रशासन आराम से चल सके। तो ये 2 बिल्कुल अलग अलग यात्राएं थीं। एकदम। एक तरफ ग्रामीण स्वशासन का विचार राष्ट्रीय आंदोलन और लोकतांत्रिक सपनों से जुड़ा था,
वहीं दूसरी तरफ शहरी स्वशासन की जड़ें औपनिवेशिक प्रशासन की जरूरतों में थीं। दशकों तक ये समानांतर चलती रहीं। तो आखिरकार दशकों की इस लंबी बहस और इन दो अलग-अलग कहानियों का नतीजा क्या निकला? इन सब विचारों के मंथन से क्या हासिल हुआ? इन सभी विचार विमर्शों का नतीजा 19 के दशक की शुरुआत में एक ऐतिहासिक कानून के रूप में सामने आया। 1992 में संसद ने एक साथ दो बड़े संविधान संशोधन पारित किए, 73rd और 74th संशोधन, जो 1993 में लागू हुए। 73rd और 74th संशोधन, ये नाम तो बहुत सुने हैं। जी, 73rd संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। तो सिंघवी समिति की सिफारिश मान ली गई। हाँ, इसने बलवंत राय मेहता के त्रिस्तरीय मॉडल को लगभग पूरे देश के लिए अपना लिया और साथ ही LM सिंघवी की सिफारिश को मानते हुए उसे संवैधानिक गारंटी दे दी। और 74वां संशोधन? 74वें संशोधन ने यही काम शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए किया। एक तरह से इन दो संशोधनों ने भारत की इन दो अलग-अलग कहानियों को एक ही संवैधानिक धागे में पिरो दिया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये कहानी सामुदायिक विकास के शुरुआती प्रयोगों से शुरू हुई, फिर बलवंत राय मेहता समिति ने इसे एक दिशा दी और उसके बाद अशोक मेहता जैसे विचारकों ने उस पर सवाल उठाए, जिससे एक बड़ी बहस छिड़ी। और अंत में सिंघवी समिति के आइडिया ने सबको रास्ता दिखाया, जो 73वें और 74वें संशोधन के रूप में मंजिल तक पहुंचा। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी सिर्फ कुछ समितियों और कानूनों की नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के विकास की कहानी है। ये इस लगातार चलने वाली कोशिश की कहानी है कि सत्ता को आम आदमी के सबसे करीब कैसे लाया जाए। ये इस बात का सबूत है कि भारत ने जमीनी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कितनी लंबी और गहरी वैचारिक यात्रा तय की है। सही बात है। हर समिति की बहस, चाहे वो 2 स्तर की हो या 4, इस सिस्टम को और बेहतर बनाने की एक कोशिश थी। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान में ताकत मिलने के लगभग 3 दशक बाद आज जमीनी स्तर पर ये संस्थाएं, चाहे वो पंचायत हो या नगर निगम, वास्तव में कितनी सशक्त हो पाई हैं? क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण सिर्फ कागज पर हुआ है या वाकई गांव और मोहल्ले के लोग अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं? और भारत के लोकतंत्र को और गहरा करने के लिए सफर में अगला